सुनिए, तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं वो सुनो। मैंने आपको नर भाग पढ़ा दिया था। नर भाग को हम कह रहे थे कुमंग। आप जानते हैं ना पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। राधलपुंज, दलपुंज, कुमंग और गायन। ठीक है, इसमें से आवश्यक भाग कौन कौन से थे? कुमंग और जायन। कुमंग और जायन कौन से आपके आवश्यक भाग, और सहायक भाग कौन कौन से थे? राधलपुंज और दलपुंज, है ना। तो हमने पढ़ा था आवश्यक भाग का कुमंग, और नर भाग कह रहे थे इसकी इकाई को क्या कहते थे? पुंकेसर। और पुंकेसर की संरचना आपने पढ़ी थी, परागकोश और पतंतु। परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। दोनों पाली किसके द्वारा जुड़ी होती है? पतंतु के द्वारा, सॉरी संयोग के द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणु ध्वनि होती है? 2 लघु बीजाणु ध्वनि होती है, याद है। और लघु बीजाणु ध्वनि की कितनी परतें? 4 परतें। कौन कौन सी? याद है। बाहर वाली तीनों परतों का कार्य क्या था? रक्षा करना और विस्फोटन में सहायक करना, है ना। परागकोश की सुरक्षा करना, विस्फोटन में सहायक करना। विस्फोटन का क्या मतलब बताया था? वाष्प होना, फटना, परागकोश का फटना, ताकि परागकण उससे निकल सके। इसके बाद मैंने बताया था आंतरिक परत को क्या कह रहे थे? टेपिकम किस प्रति? आंतरिक। और अब जानते हैं टेपिकम की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव होता है। क्या होता है? सघन जीव द्रव होता है, और इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। बताया था आपको। चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन से भी लिखाया था, पतंतु का समीपस्थ भाग किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से या दल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये सारी बातें बता दी। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो टेपिकम की सबसे अंदर वाली परत थी, और टेपिकम की कोशिकाओं में क्या होता है? टेपिकम की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और आपने देखा था एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और इसमें सघन जीव द्रव होता है। बताया था क्या होता है? सघन जीव द्रव होता है। ये सारी चीजें बता दी थी। लघु बीजाणु ध्वनि आने की वजह से परागकोश कहते थे, और लघु बीजाणुओं को परागफड़ कहते हैं। क्लियर? ये पढ़ाया है मैंने आपको। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। क्लियर? और एक चतुष्टक कितना बनता है? 1 से 1 ही बनेगा, है ना। हाँ, तो सुनो, आपके क्वेश्चन लगाया था लास्ट में कि टेपिकम की कोशिकाएं में एक से अधिक केंद्रक क्यों होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टेपिकम की कोशिकाएं होती है ना, उनमें क्या होता है? टेपिकम की जो कोशिकाएं होती है वो सघन जीव द्रव हुआ, एक से अधिक केंद्रक। एक से अधिक केंद्रक वाली कैसे हो जाती है जी? क्योंकि में क्या होता है, क्या नहीं होता? मतलब क्योंकि केंद्रक जो है तो होता है, और लेकिन कोश का द्रव दोहन नहीं होता। कल बताया था आपको। चलो, तो यहाँ तक पढ़ लिया, आगे की बातें करना है आज। सुने, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने संबंध सजाती, इसको अंडरलाइन कर लो आप, नीड के लिए इंपोर्टेंट है टॉपिक। ये लाइन में अंडरलाइन करा रहा हूँ कल की बात। तो आप देख पा रहे हैं आपकी किताब में भी ये जो परागकोश है, ये इसकी परतें हैं, है ना। जो अंतःशिरा लिखा है ना, एपिडर्मिस, अंतःशिरा को एंडोथीसियम कहते थे, मध्य परत को मिडिल लेयर कहते थे, और जो लास्ट में टेपिकम लिखा है। और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, कौन सी कोशिका है? लघु बीजाणु कोशिका किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुओं का। किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कौन? सुनो, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, छोटा ही कह रहे हैं, जब परागकोश आपका अपरिपक्व है ना, अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह है, इसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है ना, कि लघु बीजाणु के अंदर घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक या एक और नाम है इसका, इसी को ये अपन कह सकते हैं। बीजाणुजन ऊतक को ही हम कह रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी को कह लीजिए आप, है ना। मतलब बात में लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही बनाता है। तो आपने देखा था कि ये अपना कौन था बताओ? ये परागकोश था, इसके अंदर एक लघु बीजाणु ध्वनि थी, याद है। और इन्हें लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर, इनके बीच में ना कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? बीजाणुजन ऊतक, या बीजाणुजन ऊतक, या क्या कह लो? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या लिख लो बताओ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और जो होता है 2 गुणित, ऐसा होता है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका है नहीं, या बीजाणुजन ऊतक, ये ही आगे चल करके क्या बनाएगा? लघु बीजाणु बनाएगा। तो आपकी किताब में जो लिखा है ना कि सुसंबद्ध कोशिकाओं का समूह है, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लिखा बीजाणुजन ऊतक, उसके पास में वहां पे लिख लो बीजाणुजन ऊतक को ही आगे चल करके ऐसे लिख लो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणुजन ऊतक के पास में या करके लिख लो, या क्या?
बीजाणु जन्य ऊतक को बेटा एक और किस नाम से जान रहे हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हाँ ऐसे लिख लो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु जन्य ऊतक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु जन्य ऊतक या क्या? हाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। बीजाणु जन्य ऊतक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब सुनो, तो आपको प्रश्न कैसे आता है वो समझ लीजिए आप, है ना। प्रश्न ये आता है कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, ये पूरी लाइन आती है खाली स्थान में, है ना। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे डॉट 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 कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजाणु जन्य ऊतक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो समझ में आ गया? वहाँ पे इसको लाइन को अंडरलाइन कर लो, यहाँ से यहाँ तक, और वहाँ पास में लिख लो यह क्वेश्चन, वैसे लिख लो एक खाली स्थान में आता है, ताकि आपको याद रहेगा। और एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया तो इम्पोर्टेंट है आपकी जीके पेपर के लिए और न्यूज के लिए 2027 से लेना, इस पॉइंट को बार-बार पढ़ते रहना है ना। लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर के कोशिकाओं का समूह है, इसको हम कह रहे हैं बीजाणु जन्य ऊतक। क्या कह रहे हैं सर? बीजाणु जन्य ऊतक कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हाँ, इसी को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और ये क्या बनाएगा? लघु बीजाणु बनाएगा सर, ठीक है। क्योंकि ये जो गोल संरचना है इसका नाम क्या है? लघु बीजाणु नाम है इसका। सॉरी, लघु बीजाणु ध्वनि है ये कौन है? गोल कह रहे हैं, गोल ये लघु थैली इसको कौन कह रहे हैं? इसको लघु बीजाणु ध्वनि कह रहे हैं। और इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं। ये थैली को लघु बीजाणु ध्वनि कह रहे हैं, इसके अंदर लघु बीजाणु बनेंगे, ऐसे कह लो। सुसंबद्ध मतलब एक जैसी कोशिकाएं, होमोजेनस, कॉम्पैक्टली अरेंज ना। सुसंबद्ध का मतलब बिल्कुल पास पास में, ओके। हाँ, लघु बीजाणु जनन। अब सुन रहे हैं हम क्या? लघु बीजाणु जनन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री वयन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री वयन होता है और इस तरह से इसमें 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। कितने लघु बीजाणु बन जाते हैं? 4। देखो मैंने आपको पढ़ा सब दिया है, अब मैं आपको केवल एनसीईआरटी से बता रहा हूँ कि हमने जो पढ़ाया है वो काम में लिखा है कि नहीं लिखा। जो बच्चे नए आए हैं फिर से उनको दोबारा से कॉन्वेक्स कराना पड़ेगा। तो आपने देखा ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इससे भी कौन बन रहे हैं? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी? 2 जुड़े हुए हैं। तो लघु बीजाणु कैसे? ठीक है, ऐसे याद रखना। तो सुनो, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन्य ऊतक की कोशिकाएं समसूत्री वयन द्वारा, तो बीजाणु जन्य ऊतक क्या रहते हैं ना, बीजाणु जन्य ऊतक की कोशिकाएं या लघु बीजाणु, हाँ बीजाणु जन्य की कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक ही नाम है। बीजाणु जन्य कोशिकाओं को क्या कह रहे थे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह रहे थे। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री वयन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टक बनाती हैं। ये चतुष्टक, ठीक है। इससे 4 लघु बीजाणु का एक समूह बन रहा था, उसको लघु बीजाणु चतुष्टक कह रहे थे। याद है आपको? एक बनेगा चतुष्टक। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु चतुष्टक बनेगा? एक बनेगा। और कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4, ठीक है। चतुष्टक की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी बताओ? ये जो आगुणित है ना, इनकी सूत्र गुणता क्या होगी? आगुणित है तो सब वहां पे लिख लो, आगुणित होगी। आगुणित क्या लिख लो? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूत्र गुणता क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आगुणित। ये चारों एक समझो ना, इसको चतुष्टक कह रहे हैं, पर पूरी को मिलाकर के। जो आपसे किताब में पूछा ना लघु बीजाणु की चतुष्टक, लघु बीजाणु चतुष्टक की, लघु बीजाणु चतुष्टक की सूत्र गुणता क्या होगी? तब आंसर क्या है? आगुणित है, प्लॉट है ना, ब्रैकेट में n लिख लेना, n। आगुणित को हम n कहते हैं, क्लियर? आगुणित होगी, कैसे होगी सर? आगुणित। लघु बीजाणु चतुष्टक की सूत्र गुणता कैसी होगी? आगुणित n, ठीक है। तो सुनो, हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है? क्या होगी तो बताओ? आगुणित होगी, n होगी, ओके। आगे बढ़े। तो आपने देखा सूत्र गुणता क्या होगी? आगुणित होगी, लिख लिया। हाँ, जैसे जैसे बीजाणु ऊतक प्रत्येक कोशिकाओं की लघु बीजाणु चतुष्टक की, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु चतुष्टक बनेंगे? एक से एक ही बनेगा। और कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। आपके पास 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो कितने लघु बीजाणु चतुष्टक बनेंगे? 10। और लघु बीजाणु कितने बनेंगे? 40। लघु बीजाणु 40 बनेंगे और चतुष्टक 10, क्योंकि पूरे को अब एक कह रहे हैं, 4 के समूह को एक कह रहे हैं, उसका नाम है लघु बीजाणु चतुष्टक। तो
ये तो एक से एक ही बनेगा, एक से एक बनेगा, लेकिन लघु बीजाणु कितने बनेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अलग से प्रश्न बना के लिखना चाहे तो लिख लो। देखो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, भाई लिख लो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु चतुष्टक व लघु बीजाणु बनेंगे? आंसर क्या होगा? 1 व 4। एक लघु बीजाणु चतुष्टक बनेगा और 4 लघु बीजाणु बनेंगे। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो पढ़ा दिया जाता है ना, इसको पढ़ के जरूर आए, देख के जरूर आए कि क्या पढ़ा दिया था और क्या पढ़ा रहे हैं ना। हो गया? बड़ा एक लघु बीजाणु चतुष्टक बनेगा और 4 लघु बीजाणु बनेंगे। ओके, क्लियर? हाँ, अब सुनो। और चतुष्टक की सूत्रपूर्णता क्या होगी? आप देखो, एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आएगा। लघु बीजाणु चतुष्टक की सूत्रपूर्णता क्या होती है? इसमें आईएमपी जो है 27 26 लिख लेना। चतुष्टक की सूत्रपूर्णता क्या होती है? आगुणित। आंसर है आगुणित। यहाँ 2027 लिख लेना। क्लियर? लिख लिया? जो आगुणित है, लघु बीजाणु की आगुणित है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2 गुणित है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? 2। बाकी जो लघु बीजाणु अनुसूत्री अंश बनते हैं वो सब आगुणित होते हैं। जैसे जैसे बीजाणु तक प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टक की वृद्धि करने में सक्षम है। साफ साफ लिखा है, बीजाणु तक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक क्या बना सकती है? लघु बीजाणु चतुष्टक बना सकती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। देखो साफ साफ लिखा है, एक पराग मात्र कोशिका से या पराग मात्र कोशिका कह दो, क्योंकि पराग कण बना रही है। पराग कण बनाने वाली की कोशिका को क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो पराग मात्र कोशिका लिखा है, क्या पराग मात्र कोशिका लिखा है, या करके इसके ऊपर लिख लो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। एक ही बात है, पराग मात्र कोशिका के ऊपर क्या लिखोगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका कह लो या क्या कह लो? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह लो। एक पराग मात्र कोशिका से या क्या लिखा आपने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री व्यायाम द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी लिखा है आपके किताब में, इसको लघु बीजाणु जनन कर लेना। धानी को काट करके, धानी को काट दो और जनन लिख लो, जनन। तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ, इस पे आईएमपी 2027 26 लिख लो, 27 लिख लो कि लघु बीजाणु जनन क्या है। ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। इंपोर्टेंट लिख लो, 2027 लिख लो। ठीक है, ठीक है। जैसे लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं का समूह है, व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लो। लघु बीजाणु रचना के समय, लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। आईएमपी कर लो। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, खाली स्थान में भी आ जाएगा और 2 नंबर में ऐसे ही पूछ दिया जाता है, लघु बीजाणु चतुष्टक क्या है। तो लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। खाली स्थान में जाएगा, लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित होते हैं, डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु चतुष्टक, है ना। ये प्रश्न आ जाएगा, अलग से लिख लो, लघु बीजाणु चतुष्टक किसे कहते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपका पेपर ही पूरा छोटा छोटा बनता है, आप टेंशन ना लें, बड़े बड़े पेपर कुछ नहीं बनता। क्लियर? आप छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे तभी आप पूरे नंबर लाओगे। आप सोचे ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जब कुछ आता ही नहीं है वैसा क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन को 2-2 नंबर में कर देते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन को 1-1 नंबर में कर देते हैं। A B C ऐसे आ रहे हैं पेपर में आजकल। आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, जैसे 3 नंबर का प्रश्न आना है तो उसमें 3 पार्ट बना दिए। एक इसको बताओ लघु बीजाणु चतुष्टक क्या है ना, पराग कोश के जो उनके शरीर के कितने भाग होते हैं, ठीक है, परंतु समीपस्थ भाग किसे कह रहे हैं, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। 3 नंबर की जगह ऐसे पूछ रहे हैं वो आपको A B C में ब्रेक करके। तो लघु बीजाणु चतुष्टक किसे कहते हैं आ जाएगा, तो लिख दोगे क्या? चलो दिमाग में सेट करना। देखो अपन पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हाँ, चतुष्टक कहते हैं जैसा कि परागकोश परिपक्व एवं स्फुट होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे परिपक्व होगा तो लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अभी तो ये पैकेट में बंद है, अभी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे।
एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं, अंडरलाइन कर लो, और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो लघु जीवाणु आगे चल करके क्या बना लेते हैं? लघु जीवाणु आगे चल करके किस में विकसित हो जाते हैं? पराग कणों में। अलग से प्रश्न बना के लिख लो, लघु जीवाणु आगे चल करके किस में विकसित हो जाते हैं? ये लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं विस्फुरित होता है तब लघु जीवाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। लघु जीवाणु आगे चल करके किस में विकसित हो जाते हैं? लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें विकसित हो जाते हैं? लघु जीवाणु आगे चलकर किसमें विकसित हो जाते हैं? पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। आइए निकल लेना, लघु जीवाणु आगे चलकर किसमें विकसित हो जाते हैं? सब पराग कणों में। दिमाग सेट कर लिया, विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु जीवाणु आने के अंदर कई हजार लघु जीवाणु और परागकण निर्मित होते हैं। देखो लघु जीवाणु नाली के अंदर लिखा है कई हजार लघु जीवाणु और परागकण निर्मित होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये लघु जीवाणु धानी है ना, ये लघु जीवाणु धानी, इस थैली का नाम लघु जीवाणु धानी है। इसके अंदर छोटे छोटे कई हजार क्या भरे होते हैं? परागकण या लघु जीवाणु भरे होते हैं। इसके अंदर छोटे तो लघु जीवाणु कह रहे हैं, और विकसित हो गए तो क्या कहने लगेंगे? लघु जीवाणु का नाम ही बदल करके क्या जाता है? परागकण। जैसे मैंने बताया कोई कमरा है जिसमें अपन टेबल रखी है, किताबें रखी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको अपन स्टडी रूम कह रहे हैं। अब उसमें अपन ने उनकी जगह पर एक बेड डाल दिया, अब उसको क्या कहने लगे? बेडरूम कहने लगे। तो पहले लघु जीवाणु भरे थे तब उसको लघु जीवाणु धानी कह रहे थे, उसमें उसको बाद में परागकण बन जाते हैं तो उसको परागकोश कहते हैं, है ना? क्लियर? लघु जीवाणु ही आगे चल करके क्या बना रहे हैं? परागकण बना रहे हैं। सुनो, प्रत्येक लघु जीवाणु ओके। अब बात कर रहे हैं परागकण। किसकी बात कर रहे हैं अपन? परागकण। में आपको ऑलरेडी परागकण की संरचना पढ़ाई है। इसको पोलन ग्रेन कहते हैं इंग्लिश में। पोलन ग्रेन क्या? POLLEN पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन परागकण को हेडिंग कर लो, पोलन ग्रेन। क्या परागकण को क्या कहते हैं? पोलन POLLENGRAINS पोलन ग्रेन्स। ठीक है, परागकण। अब आपकी किताब में बहुत सारे परागकण दिखाई दे रहे हैं। देखो अब आप ये देखो, किताब में देखो तो ये देखो, ये चार कोश का कोई समूह, इसको क्या कह रहे हैं? लघु जीवाणु चतुष्टक। ऊपर डायग्राम में कह दे रहा है चतुष्टक, चार है तो ये आरोप होते हैं। अब देखो आपको ये अलग-अलग जातियों के परागकण अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो सब एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना। परागकण है छोटे-छोटे जो कोरोना जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, सब एक जैसे हैं? नहीं है, ये अलग-अलग है। अब आपने देखा कि ये देखो ये इसकी कोशिका है, लघु जीवाणु कह रहे हैं इसको। प्रत्येक इसमें जो विभाजन हो रहा है, इसका केंद्र वैन हो रहा है और इसमें दो कोशिका बन जाती है। एक काय कोशिका है, लास्ट में तो काय कोशिका, दूसरी कौन सी है? जनन कोशिका। और ये लिखा है परिपक्व परागकण है ना, चतुष्टक का पहले में देखो एक लघु जीवाणु, एक परिपक्व परागकण। परिपक्व परागकण में फाइनली कितनी कोशिका? दो। एक काय कोशिका, दूसरी कौन सी? जनन कोशिका। फिर जनन कोशिका में समसूत्री वैन होता है, उससे क्या बन जाते हैं? दो नरेगुणक बन जाते हैं। पढ़ाया था मैंने आपको। जनन कोशिका वैन कर लेती है तो कितने नरेगुणक बन जाते हैं? दो। फिर उसमें तीन कोशिका हो जाएंगी, एक काय कोशिका और दो नरेगुणक। पढ़ा दिया है मैंने यहाँ तक आपको। सुनो, परागकण के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक आपके स्कूल के लिए। और चित्र भी आ जाता है कि परागकण का चित्र बनाइए, है ना? परागकण के बारे में लिखिए तो सब लिखना है। तो परागकण नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अंडरलाइन कर लो, ये खाली स्थान में आ जाता है, आपको लिखना है। युग्मोद्भिद कह रहे हैं इसको, क्या युग्मोद्भिद कहते हैं? क्या कह देते हैं? युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद किसको कहते हैं सर? युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? युग्मोद्भिद कहते हैं युग्मक को बनाने वाले को। युग्मोद्भिद किसको कहते हैं? युग्मक को बनाने वाले को कहते हैं। परागकण है एक नरेगुणक बनाएगा, परागकण खुद नरेगुणक नहीं है, ये बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? युग्मोद्भिद। गैमेटोफाइट, इट्स द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? युग्मोद्भिद या युग्मोद्भिद के लिख दिया है तो एक खाली स्थान में आएगा कि डॉट 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 ऐसे लिख दिया जाएगा कि परागकण का डॉट 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 का प्रतिनिधित्व करता है। खाली स्थान में क्या रहेगा? बीच में क्या करना है? युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, तो पहले आपने अंडरलाइन कर ली, क्या होता है? परागकण नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ अंडरलाइन कर ली। अब आपको कुछ अंडरलाइन करना, थोड़ा सा समझना है। यदि आप हिबिस्कस गुड़हल की किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर से परागकणों को पाते हैं। कोई कह रहा है कि गुड़हल का कोई फूल है, जो गुड़हल का फूल होता है, उस पर ऐसे टच करोगे आप तो आपकी उंगली में पीली पीली स्लाइड आएंगे। वो सब क्या है? परागकण। वो सब क्या है बताओ? परागकण है ना।
क्लियर? अंगुलियों पर पीले रंग के पाउडर से परागकणों पाते हैं, ठीक है। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और सूक्ष्मदर्शी से देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न, इसको अंडरलाइन कर लो, चकित हो जाएंगे कि विभिन्न, यहाँ से अंडरलाइन करके विभिन्न प्रजातियों के परागकण का, विभिन्न प्रजातियों के परागकण का विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखाई देते हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, आपके स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट है, या मैं करा दूंगा आपको, आप एक कांच की ऐसी स्लाइड लेंगे और उसके अपने ऐसे परागकण रखेंगे, ऐसे रख देंगे और इस परागकणों पर थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो आपको जैसे मान लो मैंने ये 1 2 3 4 5 परागकण लिए और ये 5 अलग-अलग पौधों से दिए और इनको मैं देखूंगा, तो मुझे पांचों समान दिखाई नहीं देंगे, इनकी संरचना मुझे अलग-अलग दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग-अलग जातियों के परागकण संरचना, आकार, आकृति में क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो डायग्राम में लिख रहे हैं ना, सभी समान है क्या? नहीं है। और जो लाइन में अंडरलाइन कराई लास्ट वाली, वो क्या है? अलग-अलग जातियों के या विभिन्न प्रजातियों के परागकण संरचना, आकार, विन्यास में क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? बोलो, क्लियर हो गया क्या कह रहे हैं अपन? हाँ, तो आपने देखा क्या होते हैं, बोलो, अलग-अलग होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि आपको? आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। ये आपको सत्य में आ जाएगा। ये बात सत्य क्या सत्य है? ये बात सत्य है। अलग-अलग जातियों के परागकण संरचना, आकार, विन्यास में क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं। ये बात सत्य है। आप लिख लो ऐसे सत्य में, ऐसे लिख लो। नीट में भी आता है क्वेश्चन, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लिख लेना सत्य असत्य, किसमें आ सकता है ये चीज, किसमें आ सकती है, सत्य असत्य में आ सकती है ना, पूछी जा सकती है, आपको नीट में भी आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया? भिन्न-भिन्न दिखते हैं, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। अब आपको मैंने पहले एक लाइन ऊपर वाली अंडरलाइन कराई थी, किताब आप देखते चले, क्लियर? नरे को इसका प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ तक हो गया था। अब आप यहाँ से लिखेंगे, पराग, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये आपको आ जाना परागकण क्या है, परागकण की संरचना बताइए। तब आपको ऊपर वाली लाइन लिखी थी, परागकण नर एवं नर का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण सामान्य गोलाकार होते हैं, अंडरलाइन कर लो, कैसे होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 2027 लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। परागकण का व्यास कितना होता है? हाँ, दिमाग में शेयर कर लेना, बोर्ड में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, समझ में आ गया? पूछा जाता है आपसे 30 से 35 पर, 35 से 40 ऐसे पूछेंगे, आपको कितना लगाना है? हाँ, 25-50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सूक्ष्म रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है, मैंने बताया था आपको। परागकण में कितनी भित्ति होती थी? 2। बाहर वाली भित्ति का नाम क्या था? ब्राचोल। अंदर वाली भित्ति का नाम क्या था? अंतःचोल। बाहर वाली भित्ति को हम ब्राचोल कह रहे थे, एग्जाइल कह रहे थे, ठीक है। हाँ, कठोर बाहरी भित्ति को ब्राचोल क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राचोल और इंग्लिश में कहते हैं एक्जाइल, EXINE, क्या? एक्जाइल। ब्राचोल के पास में क्या लिख लोगे? एक्जाइल। ब्राचोल क्या? एक्जाइल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ? एक्जाइल, EXINE, एक्जाइल। बारवाली परत का नाम क्या है? नाम सबसे परागकण की बारवाली परत का नाम बताइए। एक्जाइल या ब्राचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है। आईएम 2027 का लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राचोल किसकी बनी होती है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनी होती है। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है, जो कैसा कार्बन, सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक सामग्री है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जो स्पोरोपोलिन है सर्वाधिक ज्ञात अकार्बनिक सामग्री है, सही है कि गलत है? गलत है। अकार्बनिक में जैसे कार्बनिक है, तो ये छोटी-छोटी बात है, मिनटों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखिए। तो जो स्पोरोपोलिन है वो सर्वाधिक ज्ञात अकार्बनिक कैसी कार्बनिक सामग्री है? कार्बनिक सामग्री है, कार्बनिक। अंडरलाइन कर लिया? ये कार्बनिक मैंने आपको बताया था, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है ना, तो हमसे कार्बनिक बने होते हैं। क्या काम करता है ये अपन कह सकते हैं ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री, मतलब नष्ट नहीं होता, रेजिस्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहे हैं, मतलब ये नष्ट नहीं होता, कोई अम्ल, क्षार, तापमान इसको नष्ट नहीं कर पाता, खराब नहीं होती है, बस ऐसे ही समझ लीजिए आप। जैसे प्लास्टिक का मार्कर है, इसको मिट्टी में डाल दूंगा तो मैं 2, 5, 10, 2 साल तक, 20 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई फल में रख दूंगा, कोई पत्ती रख दूंगा, 10-20 पत्ती में गाड़ के रख दूंगा, पत्ती जल्दी 1-2 महीने में खराब हो जाएगी, लेकिन ये नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, इसको कोई गलाता नहीं है। वैसे ही स्पोरोपोलिन है ना, वो गलता नहीं है, खराब नहीं होता। सर्वाधिक ज्ञात
सामग्री है। यह उच्च तापमान, अंडरलाइन कर लो, उच्च ताप को सहन कर सकता है, सुदृढ़ अम्लों, खतरनाक अम्लों को सहन कर सकता है एवं क्षारों को सम्मुख टिक सकती है। ठीक है, जो परत है ना स्पोरोपोलिन की, वो सुदृढ़ अम्लों, तापमान ना क्षारों के सामने क्या कर सकती है, बताओ, टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके। वही कह रहा है, अभी तक कोई एंजाइम हमने ऐसा नहीं ढूंढा जो स्पोरोपोलिन को गला सके। परागकण के ब्रांचोल में सुस्पष्ट, इसको अंडरलाइन कर लो, परागकण के ब्रांचोल में सुस्पष्ट द्वारा के रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, है ना। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, क्या कहते हैं बताओ, जनन छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं जर्मपोर। क्या, जर्मपोर पढ़ाया था मैंने आपको, डायग्राम में देख सकते हैं, जर्मपोर, GERM, जर्मपोर। तो इस बात को अंडरलाइन कर लो। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जनन छिद्र किसे कहते हैं, इनके कार्य बताइए। लिख लो प्रश्न वहां पर, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लो, जनन छिद्र किसे कहते हैं, इनके कार्य बताइए। जनन छिद्र क्या है, इनके कार्य बताइए। ठीक है, तो सुनो, देखो आपको मैंने बताया था जनन छिद्र से क्या आ रहा था, पराग नली बाहर आती है। जो पराग नली बनती है ना, पराग नली कहां से बाहर आती है, जनन छिद्र से। सुबह मैच में मैंने पढ़ाया था, पराग नली बनती है। तो पराग नली कहां से आ रही है, जनन छिद्र से बाहर आती है। तो सुनो क्या होती है, जनन छिद्र में बताया था, ये लिखा है, देखो ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। परागकण के ब्रांचोल में, परागकण के ब्रांचोल में सुस्पष्ट द्वारा के रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। यहां से यहां तक परागकण की बाहर वाली मिट्टी में कई पर छिद्र पाए जा रहे थे, और जिस स्थान पर क्या अनुपस्थित होता है, स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, उन्हें क्या कह रहे थे, जनन छिद्र कहते हैं। समझ में आ गया कि आपको। और कार्य क्या होता है, यह पराग नली, यह पराग अंकुरण के समय पराग नली को रास्ता प्रदान करती है, या इन्हीं छिद्रों से पराग अंकुरण के समय, पराग अंकुरण के समय इन्हीं छिद्रों से पराग नली बाहर आती है। देख लो, जो इनका कार्य क्या है ना, कार्य छिद्र किसे कहते हैं, तो मैंने आपको लिखा होगा। अब हेडिंग कर लो कार्य, भाई जो क्वेश्चन लिखा था उसके पास हेडिंग क्या कर लोगे, कार्य। देखो, पराग अंकुरण के समय इन्हीं छिद्रों से पराग नली बाहर आती है। पराग अंकुरण के समय, पराग अंकुरण के समय इन्हीं छिद्रों से पराग नली बाहर आती है। पराग अंकुरण के समय इन्हीं छिद्रों से कौन बाहर आती है, बताओ, पराग नली बाहर आती है। ठीक लिया। तो सुनो, मैंने आपको बताया था, देखो जब ये परागकण मानव आपको पहुंचेगा ना, तो यहाँ परागकण का क्या होता है, अंकुरण होता है। तो अंकुरण होता है तो आप जानते हैं इसमें कई छिद्र थे, उससे ऐसे पराग नली बाहर आ रही थी, नली, तो क्या कह रहे अपन, पराग नली। तो पराग अंकुरण के समय पराग नली बाहर आ रही है, वो कहां से आ रही है, जनन छिद्र से आ रही है। जनन छिद्र का काम हो गया, इन्हीं छिद्रों से पराग नली बाहर आ रही है। ठीक है, तो सुनो, तो ये क्या हो गया, कार्य। पराग नली को रास्ता प्रदान करते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ये छिद्र पराग नली को रास्ता प्रदान करते हैं। ओके, तो जनन छिद्र किसे कहते हैं, इनके कार्य बताइए। इसको 2027 लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101% इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पर 2027 लिख लेना, 101% इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ना मैं बोलूंगा ना आपको पढ़ना चाहिए। आपको जो बताया जा रहा है 2027 बस वही पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। चाहे इसको आज पढ़ लो, सब अगस्त सितंबर में पढ़ लेना, चाहे मार्च अप्रैल में पढ़ लेना, पढ़ना आपको यही है, चाहे कहीं पढ़ लो, यही पढ़ना। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं है कि हम कुछ अभी नहीं बता रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो यही, आज बताएंगे वही आज बताएंगे, लास्ट में बताएंगे तब भी यही बताएंगे, तो कुछ होता ही नहीं है अलग, यही है सब कुछ। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ, सुनो, सब लोग देख सकते होगे। अभी तक ऐसा ओके, इतना क्लियर हो गया। जहां पर स्पर्म अनुपस्थित होते हैं, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, परागकण किसकी भांति कार्य करते हैं, जीवाश्मों की भांति। क्यों, क्योंकि ये किसके बने हैं, स्पोरोपोलिन के बने होते हैं, ये नष्ट नहीं होते। जीवाश्म मतलब होता है शरीर के हिस्से जो मिट्टी में दब गए हो, जिसको व्यक्ति दब जाके उसकी हड्डियां वगैरह मिलती है ना, वैसे पौधा दब जाता है, तो पौधा तो दब गया, उसकी जड़ पत्ती तो खराब हुई, लेकिन खराब कौन नहीं होगा, परागकण खराब नहीं होगा, क्योंकि परागकण किसकी बने हैं। तो अपन को पता लगाना है कि यहाँ पर पहले कौन से पौधे रहते होंगे, तो किसकी सहायता से पता लगा रहे हैं, परागकणों की सहायता से पता लगा रहे हैं कि इस एरिया में, क्षेत्र में कौन से पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो नष्ट नहीं हुए, बाकी सभी संज्ञा हो गया नष्ट। और परागकण नष्ट किसकी वजह से नहीं होते, परागकण जीवाश्मों की भांति कार्य करते हैं, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण, है ना, समझ में आ गया। तो सुनो, देखो भांति अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की
उपस्थिति होती है। तो परागकण जीवाश्मों की भांति कार्य करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, तो परागकण जीवाश्मों की भांति कार्य किसकी उपस्थिति के कारण करते हैं? अच्छे से सुना कर लो। परागकण जीवाश्मों की भांति, परागकण जीवाश्मों की भांति किसकी उपस्थिति के कारण परागकण करेगा? परागकण जीवाश्मों की भांति कार्य किसकी उपस्थिति के कारण करते हैं? परागकण जीवाश्मों की भांति, परागकण जीवाश्मों की भांति किसकी उपस्थिति के कारण करते हैं? या जीवाश्मों का कार्य किसकी उपस्थिति के कारण करते हैं? परागकण जीवाश्मों की भांति कार्य किसकी उपस्थिति के कारण करते हैं? देखा? तो परागकण जीवाश्मों की भांति जो व्यवहार कर रहे हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण कर रहे हैं? बात समझ आ गई आपको? इस पर आईएमपी कर लेना, इस पर उपस्थिति के कारण करते हैं। नेक्स्ट सुनो, ओके? और मैं इस पर उपस्थिति होती है ब्राचुला प्रतिमान डिजाइन और एक आपस में सारा डी है। देखिए जो ब्राचुला ना वो सभी एक जैसे नहीं है, अलग-अलग में अलग-अलग होती है, तो है ना? ठीक है। अब सुनो, ये कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। डॉक्टर से दिया ये आप क्या विचार है कि ब्राचुल सबसे कठोर होना चाहिए और जलन छिद्र का क्या कार्य है? देखो अभी जलन छिद्र का मैंने बताया था, जलन छिद्र परागकण के समय परागकण को क्या देते हैं? रास्ता देते हैं। ये परागकण इन्हीं से बाहर आती है, ये परागकण तो बाहर आ रही है, ये जलन छिद्र से आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर वाली भित्ति है ना जी, ये कठोर क्यों होना चाहिए? ये कठोर इसलिए होना चाहिए, यदि ये कठोर नहीं होगी ना, कठोर नहीं होगी ना, तो पता है क्या होगा? तो नष्ट भी हो जाएगी। दूसरी बात इसमें पराग नली नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? क्योंकि मिट्टी वगैरह से पूरा नष्ट हो जाएगी। और दूसरी बात इसमें क्या नहीं बनेगी? पराग नली। पता है कैसे? जैसे जी परागकण इसलिए आया, जैसे आपने देखा साइकिल होती है और टायर होता है। क्या होता है? साइकिल का जो टायर है ना उसके अंदर ट्यूब होता है। तो ट्यूब कैसा होता है? सॉफ्ट, ऐसा मोड़ वगैरह समझ जाता है। टायर कठोर होता है। टायर क्या होता है? कठोर। तो आपको जैसे हवा बन रही है तो आपने कहा जो फैलता है उसका ट्यूब है ना वो ऐसे 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 फैल जाएगा, फैल जाएगा और टायर तक बन जाएगा, पूरी टायर जहाँ वहाँ पर छट जाएगा उससे। लेकिन अब उससे बाहर जा पाएगा वो। अब ट्यूब फैल कर कैसे फैल गया? जैसे गुब्बारा होता है हवा में ऐसे फैल जाता है, जैसे टायर ट्यूब है ना वो फैल गया और उस तक पहुँच गया बाउंड्री तक। लेकिन अब वो बाहर जाएगा तो टायर से बाहर जा पाएगा कि नहीं? लेकिन टायर में कट लगी हो तो क्या हो जाएगा? तो वो बाहर चला जाएगा। लेकिन मैं जब टायर कठोर नहीं होता, टायर भी ट्यूब की तरह ही सॉफ्ट होता, तो हवा भरती वैसे वैसे फैलता जाता, तो उससे कुछ बाहर आ पाता, ट्यूब बाहर आ पाता नहीं, फैलता जाता, ट्यूब बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होता है कि टायर है कठोर, टायर कठोर है और ट्यूब सॉफ्ट है, तो जहाँ पर खट लगी है तो जो अपना हवा भर रहा है उसको दबाव के कारण ट्यूब है ना, ट्यूब उठा रहा है, वो बाहर आ रहा है। मैं कहीं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि जी परागकण होती है कठोर और इसके अंदर पानी वगैरह जा रहा है इस परागकण के अंदर, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जो पानी जाता है परागकण के अंदर जलन छिद्रों से, तो इसके अंदर दबाव बनता है। दबाव के कारण जो पराग अंदर वाली भित्ति है ना, अंदर जो वो ऐसे करके और जो कायिक कोशिका होगी वो इसको बना ली परागनली को, और ये परागनली तो बाहर आ गई छिद्र से, क्लियर? लेकिन जो ब्राचुल है ना वो अपनी जगह पे है, दबाव बन रहा था इसके अंदर, दबाव के कारण बाहर आ गई, जैसे ट्यूब बाहर आ जाता है वैसे। यदि जी बाहर वाली भित्ति भी कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, तो ये बाहर नहीं आ पाती, फैलता जाता है ना, क्लियर? तो ये कैसे होना चाहिए बताओ? कठोर होना चाहिए ताकि किसका निर्माण हो सके? पराग नली का निर्माण हो सके। अदरवाइज पराग नली का निर्माण नहीं होगा और ये नष्ट भी नहीं होगा। कठोर होना चाहिए ताकि किसका निर्माण हो सके बताओ? हाँ, लिखा ना, आपका क्या विचार है? कठोर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कठोर होना चाहिए। देखो हाँ कठोर होना चाहिए ताकि पराग नली का निर्माण हो सके। वो कह रहे हैं क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं? कठोर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ताकि पराग नली का निर्माण हो सके, अदरवाइज किसका निर्माण नहीं होगा? पराग नली का निर्माण नहीं होगा। ओके ठीक है, अब बात करेंगे जी। आदत तो आपने लिख दिया, ओके। जलन छिद्र कहते हैं, यहाँ तो लिख लिया, तो ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए था। अब सुनो, वहां भी व्यवहार करते हैं, सब हो गया। अब अंदर वाली बात करेंगे। परागकणों की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। परागकणों की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? तो परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है ना? अंडरलाइन कर लेना, आईएनपी। परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं?
अंतःचूल कहा जाता है ना। ये एक पतली है और सतत है। कैसी परत है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतःचूल पतली एवं सतत परत है, और जबकि वो कैसी थी? कठोर और असतत थी। उसमें बीच-बीच में छिद्र थे। बाहर वाले बीच में क्या था? बीच-बीच में छिद्र थे। इसमें लाइक छिद्र नहीं है। इंटाइन, अंतःचूल के इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। लिख लो इंटाइन, INTINE, इंटाइन। अंतःचूल के इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं, इंटाइन। तो ये कैसी परत होगा? पतली और सतत। सतत माने क्या? लगातार, कंटिन्यूअसली है, ठीक है। तो प्राकृत की आंतरिक वृत्ति को अंतःचूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृत की अंतर वाली वृत्ति को क्या कहते हैं? अंतःचूल या इंटाइन कहते हैं। एक पतली तथा सतत परत होती है। कैसी परत बताओ? पतली और सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। अंडरलाइन कर लो, आइए किलो तैसे लेना। अंदर वाली प्राकृत की आंतरिक वृत्ति को क्या कहते हैं? किसकी बनी होती है? प्राकृत की आंतरिक वृत्ति को अंतःचूल कहते हैं। सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो प्राकणों का जीव द्रव बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लिया तो उसको। प्राकण का जीव द्रव एक प्लाज्मा वृत्ति के आवृत होता है। प्राकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, इसको अंडरलाइन कर लो। जब प्राकण परिपक्व होता है, जब प्राकण कैसा होता है? परिपक्व होता है, तब उसमें दो कोशिकाएं, काय कोशिका तथा जलन कोशिका समाहित होती है। अंडरलाइन कर लो 2027 से। है ना, अलग से प्रश्न बना के लिख लो। एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम लिखिए। एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम बताइए। एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम बताइए। तो एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं? दो। कौन कौन सी? काय कोशिका और जलन कोशिका। आइए किलो 27 ले लो। एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, उनके नाम बताइए। लिख लिया? तो एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं? कौन कौन सी? हाँ, ठीक है। एक परिपक्व पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? भाई दो होती है। फिर सुनो, काय कोशिका बड़ी होती है। अंडरलाइन कर लो। काय कोशिका कैसी है सर? बड़ी होती है। इसमें प्रचुर खाद्य भंडारण तथा एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। हाँ, विशाल अनियमित आकार का केंद्रक। तो विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। काय कोशिका में काय कोशिका का जो केंद्रक है वो कैसा है? विशाल, बड़ा और अनियमित, ठीक है। काय कोशिका का केंद्रक कैसा होता है? अलग से प्रश्न बना के लो। काय कोशिका का केंद्रक कैसा होता है? विशाल और अनियमित आकार का होता है। ये ताकि आपको याद रहेगा। काय कोशिका का केंद्रक कैसा होता है? विशाल और अनियमित आकार का। काय कोशिका का केंद्रक कैसा होता है सर? विशाल और अनियमित आकार का होता है ना। हाँ, ठीक है। काय कोशिका में क्या रहता है? गुजर रहता है। इसमें इस सबका सब में पूछ लिया जाएगा, 40 तरह पूछ लिया जाएगा। जैसे आएगा वैसे आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काय कोशिका का बेटा जो बड़ी कोशिका थी ना, आप देखोगे बड़ा है और कैसा? अनियमित आकार का है। सोचो का विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जड़ कोशिका छोटी होती है। अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है, पराग कण में जो छोटी कोशिका है उसका नाम बताइए। जड़ कोशिका। जड़ कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है तथा काय कोशिका की जीवद्रव में तैरती है। इसको भी अंडरलाइन कर लो, है ना। जड़ कोशिका किसकी जीवद्रव में तैरती है? अलग से प्रश्न बना के लिख लो। जड़ कोशिका किसकी जीवद्रव में तैरती है? जड़ कोशिका किसके जीव द्रव में तैरती है? तो ये जड़ कोशिका किसके जीव द्रव में तैर रही है? काय कोशिका जीव द्रव में तैरती है। कर लिया आईएमपी? बोलो, ठीक है। ठीक है। जड़ कोशिका छोटी होती है और इसके जीव द्रव में तैरती है। आप डायग्राम में देखो ना, इसमें देखो ये छोटी ये बड़ी वाली कोशिका है जी, काय कोशिका जो बड़ी है, इतना इतना इसके पास जीव द्रव है। तो ये जड़ कोशिका तो बस इतनी है छोटी सी, और ये इसी की जीव द्रव में तैर रही है। तो जड़ कोशिका छोटी होती है और किसकी जीव
छिद्र में करते हैं। पट्टी से क्या है उसमें वो एक पट्टी वो परत है, परत वही तो उसको अलग कर रही है ना उसको, द्रव करती है। और तरबूज और इसका जो केंद्रक होता है ना वो कैसा होता है, काइप ओके। हाँ, यह तरबूज आकृति की घने छिद्र और एक केंद्रक वाला होता है, अंदर लो। एक तरबूज की आकृति लिखा है, तरबूज स्पिंडल शेप। तरबूज की आकृति का केंद्रक किसका होता है, तरबूज की आकृति का केंद्रक किसका होता है, जड़ कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, जड़ कोशिका का केंद्रक तरबूज के आकार का होता है। कर लिया अंडरलाइन, बोलो। कितने वाला होता है, 60% पौधों में 60% से अधिक आकृति पादपों परागकण इन दो कोश की अवस्था में झड़ते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। 60% पादपों में परागकण कितनी कोश की अवस्था में झड़ते हैं, दो कोश की। दो कोश कौन कौन सी सर, एक काय कोश और दूसरी, लिख लो अलग से प्रश्न नाम लिखो। 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण कितनी कोश की अवस्था में झड़ते हैं, 60% पादपों में, देखो 60% आवृतबीजी पादपों में, 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण कितनी कोश की अवस्था में झड़ते हैं। 60% आवृतबीजी परागकणों में परागकण दो कोश की अवस्था में झड़ते हैं। कितनी कोश की अवस्था में, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि दो कोशिका वाली अवस्था में चले जाएंगे, काय कोशिका और जड़ कोशिका में। अभी जड़ कोशिका का विभाजन नहीं किया है, क्या नहीं किया बताओ, जड़ कोशिका का विभाजन नहीं किया है। कल पढ़ाया था मैंने, इससे पहले दो कोशिका की, तीन कोशिका की अवस्था। 60% पौधों परागकण कितनी कोशिका की अवस्था में झड़ रहे हैं, दो कोशिका में। बचेंगे 40% में कितने झड़ते हैं, 40 में तीन कोशिका की अवस्था में झड़ेंगे। कौन कौन सी तीन कोशिका, एक काय कोशिका और दो नर कोशिका। समझ में आ गया। तो 40% पादपों में कितने झड़ते हैं, तीन कोश की अवस्था में। देखो अब एक लिख लो, 40% पौधों में, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो तुमको, 40% पौधों में, वही आत्मबीज पौधों की बात कर रहे हैं, 40% पौधों में परागकण तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं। 40% पौधों में परागकण तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं। 40% पौधों में परागकण तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं। देखा, 40% में कितने झड़ रहे हैं, 40% में तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं। एक कौन सी कोश का, एक काय कोश का, दो नरे कोश। लिख लो वहां ब्रैकेट में, या आंसर लिख लेना, आंसर करके एक काय कोश का और दो नरे कोश। हो गए तीन कोश का, इसमें एक काय कोश का और क्या, दो नरे कोश। तो जड़ कोश का उसने क्या बना ली, दो नरे कोश बना लिए। जड़ कोश का वैल्यू बदल क्या बना लेती है, दो नरे कोश बना लेती है। तो अब तीन कोश का हो गई। बात समझ में आ गई। 60% में कितनी कोशिका में, दो कोशिका। कौन कौन सी दो कोशिका, काय कोशिका, जड़ कोशिका। बची 40 में क्या, एक काय कोशिका और दो नरे कोश। जड़ कोशिका ने क्या बना लिए, जड़ कोशिका ने समसूत्री वायु द्वारा दो नरे कोश बना लिए। क्लियर, सुनो। वक्तों का परागकण को झड़ने से, ओके। शेष प्रजातियों में, शेष प्रजाति लगाना आपकी किताब में, लगाना 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण इस दो कोश की श्रेणी में झड़ते हैं। शेष प्रजाति, शेष माने 40%, नाम लिख लेना, शेष की जगह पे क्या है 40। शेष प्रजातियों में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 40%। मैं जड़ कोश का समसूत्री वायु द्वारा, इसको अंडरलाइन करोगे। तो जड़ कोश का की उसमें कौन सा विभाजन हो जाएगा, समसूत्री वायु द्वारा विभक्त होकर परागकणों को झड़ने से पहले दो नरे कोशों को बनाती है, दो नरे कोश बनाती है। ठीक है, तो आप लिख लो अलग से, है ना, ऐसे नोट पॉइंट ले लो। देखो जनन कोश का समसूत्री वायु द्वारा दो नरे कोशों का निर्माण करती है। या नरे कोशों का निर्माण कहां से हो रहा है बताओ, नरे कोशों का निर्माण कौन सी कोशिका से हो रहा है, किस वायु द्वारा हो रहा है, तो नरे कोशों का निर्माण किससे हो रहा है बताओ, जनन कोशिका से हो रहा है, किस वायु द्वारा हो रहा है, वेरी गुड, है ना, जनन कोशिका से हो रहा है और समसूत्री वायु द्वारा हो रहा है। क्लियर, लिखोगे क्या, बात में कोई दिक्कत है क्या? सुनो, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, अंडरलाइन कर लो। अब मैं बता रहा हूं आपको परागकण का नुकसान, परागकण का एक नुकसान बताइए। तो अनेक प्रजाति के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, श्वास संबंधित बीमारियां करते हैं। ठीक है, श्वास संबंधित क्या करते हैं, बीमारी। तो ये तो हो गया इसका क्या नुकसान। ठीक है, नुकसान हो गया, नुकसान। अनेक प्रजाति के परागकण कुछ लोगों में क्या करते हैं, गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, अंडरलाइन कर लिए इतनी बात। ये कुछ पूछ लिया था, सत्य के सत्य, सत्य। तो ठीक है, अब सुनो,
जो कभी-कभी चिरकालिक शब्द का दमा से शोध आदि के विकसित हो जाता है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आए इसको अंडरलाइन कर लो, भारत में आए थे गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थिनियम, इसको 2027 लिख लेना, गाजर घास या पार्थिनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है, जो परागकण एलर्जी कारक है। मैंने आपको समझाया था कि इमेज दिखाई कि बहुत सारे परागकणों से क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, छींक आना, चेहरा लाल होना, एकदम पसीना आना, आंख खुशबू आना। तो ये गाजर घास है जो बाहर आपके खाली प्लॉटों में इधर खड़ा रहता है खेतों में, गाजर घास कह रहे हैं उसको। गाजर घास के परागकणों से क्या हो जाता है, एलर्जी। गाजर घास पर पार्थिनियम कह रहे हो कि आए थे गेहूं, किसके साथ आया भारत में, गेहूं के साथ आया, किसके परागकणों से एलर्जी हो जाती है, गाजर घास या पार्थिनियम, लिखना चाहिए लिखियो अलग से, किसके परागकणों से एलर्जी हो जाती है, किसके परागकणों से एलर्जी हो जाती है बताओ। और ये सर्वव्यापक हो गया, इसकी उपस्थिति क्या हो गई, सर्वव्यापक, सब जगह है जो पाया जाता है। और ये यहाँ का नहीं है, इंडिया का पौधा नहीं है, भारत का नहीं है, ये भारत से बाहर से अमेरिका से आया, किसके साथ, गेहूं। पहले आजादी से पहले गेहूं वगैरह मंगाते थे हम, तो उनके बीजों के साथ ये आ गया, तो आज सब जगह फैल गया। तो किसके परागकणों से एलर्जी हो जाती है, गाजर घास या पार्थिनियम के परागकणों से एलर्जी हो जाती है। और ये कहाँ से आया है, अमेरिका से। किसके साथ आया, आए थे गेहूं, किसके साथ, आए थे गेहूं, आए थे तो निर्यात, आयात निर्यात को जानते हैं, आयात मंगाना, गेहूं मंगाते तो उसके साथ आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ परागकण का नुकसान बताइए, जो ऊपर वाली लाइन अंडरलाइन कराई थी ना मैं, नहीं बहुत सारे विद्यार्थी से परागकणों से इसमें दमा और एलर्जी हो जाती है, ये नुकसान हो गया। फायदा इसको बताऊंगा, फायदा भी होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, परागकण सारी चीजें पढ़ ली थी, थोड़ा सा और बचा है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मादा भाग। तो हमने अभी नर भाग पढ़ा है, और नर भाग में नर युग्मक कैसे बनते वो देगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मादा भाग पढ़ेंगे, और मादा युग्मक कैसे बनेंगे ये देखेंगे। कल एक काम करना है, कल थोड़ा सा आपको नहीं आना है, कवर बैच में नहीं आना है, रेगुलर बैच पे आना है, थोड़ा सा मुझे काम है। कल कवर क्लास ऑफ रहेगी, बाकी रेगुलर बैच रेगुलर टाइम। कवर की टेंशन नहीं ले, वो कई बार कराऊंगा, मैं करा दूंगा, आपको उसकी टेंशन मत लो। रेगुलर क्लास बिल्कुल मिस मत करें, वो रेगुलर ही आए आप, जो कितना कराना है, क्या कराना है, वो सब कराने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर, उसकी टेंशन नहीं लेना। आपको तो जो पढ़ा दिया है बस वो पढ़ते रहना है, नहीं पढ़ा है कोई समस्या हो मुझसे पूछो, मैं कवर कराऊंगा, 27 बार कराऊंगा, अभी न जाने कितनी बार कराते रहेंगे, कवर होता रहेगा आपका, है ना। पर जो पढ़ा दिया उसको जरूर आप बार बार पढ़ते रहें, और इससे बाहर नहीं है, बोर्ड में नीट में सब में यही है, इसकी टेंशन मत लो, बस पढ़ना है आपको। और मैंने आपको बताया देखो, मेहनत करोगे बेटा, सारी चीजें पढ़नी है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरा पूरा पढ़ना है, पास ही होना है केवल, तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, उनको कर लेना। अच्छा नंबर लाना है, अच्छा आगे भी आपको कुछ करना है, बाद भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है।